हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझेंगे कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। दरअसल नेशनलिज्म का मतलब होता है देशभक्ति की भावना, या फिर हम कह सकते हैं कि अपने देश के प्रति प्यार, लगाव और राष्ट्रभक्ति की भावना होना। तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण पूरी दुनिया में एक नया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट होने लगा, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान इंडिया ने कई सारे प्रॉब्लम्स को फेस किया। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट तो नहीं किया, लेकिन इंडिया में ब्रिटिशर्स का कब्जा होने के कारण इंडिया ने इनडायरेक्टली इस वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया था, जिस कारण इंडिया का इकोनॉमिक सिचुएशन खराब होने लगा। जैसे कि पहला, डिफेंस का खर्चा बढ़ गया। दूसरा, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दिया गया, मतलब एक जगह से दूसरे जगह में सामान ले जाने पर टैक्स बढ़ा दिया और इनकम टैक्स लागू किया गया। तीसरा, अनाज की कीमत को बढ़ा दिया गया और 1913 से 1918 के बीच अनाज की कीमत दुगुना भी हो गया। चौथा, गांव के लोगों को आर्मी में जबरदस्ती भर्ती कराया गया। 1918 से 1919 में युद्ध के बाद इंडियन इंडस्ट्रीज को भारी नुकसान हुआ, देश में अनाज की कमी होने लगी, और संकट के इस दौर में भारत में एक नए लीडर महात्मा गांधी आए। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, गांधी जीज मेथड ऑफ मूवमेंट एंड प्रोटेस्ट बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वॉज नोन एज सत्याग्रह, मतलब सत्य और अहिंसा के साथ किया गया विरोध और गांधी जी के आंदोलन करने के तरीके को सत्याग्रह कहते हैं। दरअसल गांधी जी के अनुसार बिना एग्रेसिव हुए और अहिंसा के माध्यम से एक सत्याग्रही युद्ध जीत सकता है। 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण की यात्रा की ताकि किसानों को प्लांटेशन सिस्टम, मतलब बागान के नियमों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर सके। और इसी साल गांधी जी ने गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए एक सत्याग्रह भी ऑर्गेनाइज किया, जो कि फसल के बर्बाद होने और प्लेग जैसी महामारी के कारण भोजन की कमी से पीड़ित थे। इसके बाद 1918 में कॉटन मिल वर्कर्स के बीच एक सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए गांधी जी अहमदाबाद गए। द रॉलेट एक्ट, 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के थ्रू रॉलेट एक्ट पास हुआ, लेकिन इंडियन मेंबर्स ने इस एक्ट का विरोध किया, क्योंकि इस एक्ट के अनुसार जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उन्हें 2 साल के लिए हिरासत में लिया जा सकता था, और वो भी बिना किसी ट्रायल के। गांधी जी ने सत्याग्रह के साथ इस एक्ट का विरोध करने का निर्णय लिया। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने पूरे देश में हड़ताल के साथ सत्याग्रह शुरू किया। देश के कई सारे शहरों में रैलीज को आयोजित किया गया। रेलवे वर्कशॉप में वर्कर्स ने हड़ताल किया और दुकानों को भी बंद किया गया। कई सारे लोकल लीडर्स को अरेस्ट भी किया गया और गांधी जी को दिल्ली आने से रोका गया। इसके बाद 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू किया गया और पूरे एरिया का कमांड जनरल डायर को दे दिया गया। जलियांवाला बाग मैसेकरी, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग के मैदान में एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। वहां कुछ लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, जबकि कुछ लोग वार्षिक बैसाखी मेले में उपस्थित होने आए थे। उनमें से ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था कि मार्शल लॉ लागू हो चुका था। इसके बाद जनरल डायर ने जलियांवाला बाग ग्राउंड के एग्जिट पॉइंट्स को बंद कर दिया और पूरे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस इंसिडेंट के कारण लगभग 100 से भी ज्यादा लोग मारे गए। जैसे ही यह खबर फैली तो पुलिस के खिलाफ हड़ताल और टकराव होने लगा और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमला होना भी शुरू हो गया। फिर सरकार ने लोगों को अपमानित करके आंदोलन को समाप्त करने की कोशिश की। सत्याग्रही को जबरदस्ती ग्राउंड पर नाक रगड़ने को कहा गया और सड़कों पर लोगों की भीड़ से कहा गया कि सभी साहिब्स को सैल्यूट करे। इस इंसिडेंट के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने अंग्रेजों द्वारा मिले नाइटहुड के टाइटल को वापस कर दिया, और महात्मा गांधी ने जब हिंसा को बढ़ते हुए देखा तो उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट वापस बुला लिया। खिलाफत मूवमेंट, ऑटोमन एम्पायर के हारने के साथ ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद यह अफवाह फैलाई गई कि ऑटोमन एम्पायर के खलीफा पर पीस ट्रीटी थोपी जा रही है। यहाँ खलीफा का मतलब है इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड। गांधी जी का मानना था कि
खिलाफत के मुद्दे से वे हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट कर सकते हैं और इंडिया में एक वाइड मूवमेंट शुरू कर सकते हैं। इसके बाद मौलाना आज़ाद, हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। मुस्लिम लीडर्स मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत के मुद्दे पर एक यूनाइटेड मास एक्शन के बारे में गांधी जी के साथ चर्चा की, तो गांधी जी ने इस मुद्दे से हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने के एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। सितंबर 1920 में कांग्रेस ने अपने कैलकाटा सेशन में खिलाफत और स्वराज के समर्थन में एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। नीड ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने अपनी फेमस बुक हिंद स्वराज में यह घोषणा की थी कि भारत के लोगों के सहयोग से ही भारत में ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हो पाया है। यदि भारत के लोग भारत में ब्रिटिश रूल को सहयोग करने से मना कर देते तो केवल 1 साल में ही ब्रिटिश रूल कोलैप्स कर जाएगा और स्वराज वापस आ जाएगा। महात्मा गांधी ने नॉन कोऑपरेशन को एक मूवमेंट के रूप में लागू करने के लिए कई सारा स्ट्रेटेजी बनाया। पहला, कई सारे लोगों ने अंग्रेजों द्वारा मिले उपाधि सम्मान और ऑनरी पोस्ट के समर्पण के साथ यह आंदोलन शुरू किया। दूसरा, इस आंदोलन की वजह से सिविल सर्विसेज, आर्मी पुलिस, ब्रिटिश कोर्ट्स और लेजिस्लेटिव असेंबली, स्कूल और कॉलेजेस और ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। तीसरा, नेटिव कॉटेज इंडस्ट्रीज मतलब देशी कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश वस्तुओं के बदले स्वदेशी वस्तुओं को इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। चौथा, यह कहा गया कि सरकारी दबाव के मामले में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू किया जाएगा। दिसंबर 1920 में नागपुर कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अपनाया गया और यह मूवमेंट महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ। डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट। जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ। इस मूवमेंट में अलग अलग सोशल ग्रुप्स ने अपनी इच्छा अनुसार पार्टिसिपेट किया। द मूवमेंट्स इन द टाउन्स। शहरों में मिडिल क्लास लोगों के पार्टिसिपेशन की वजह से नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ। स्टूडेंट्स और टीचर्स ने गवर्नमेंट स्कूल छोड़ दिया और वकीलों ने अदालतों को छोड़ दिया। विदेशी वस्तुओं का बॉयकॉट किया गया। व्यापारियों ने विदेशी वस्तुओं का व्यापार करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण भारतीय कपड़ा उद्योग और हाथों से बने सामानों का उत्पादन बढ़ गया। लिक्विड शॉप्स यानी शराब की दुकानों के आगे धरना प्रदर्शन किया गया। सिर्फ मद्रास को छोड़कर ज्यादातर प्रांतों में काउंसिल इलेक्शन का बॉयकॉट किया गया। हालांकि यह मूवमेंट कई कारणों से धीरे धीरे धीमा पड़ गया। वो कारण यह था कि खादी के कपड़े महंगे होने के कारण गरीब लोग उसे खरीद नहीं सकते थे और इसके अलावा कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन भी इस्टेब्लिश नहीं हुआ था। फाइनली टीचर्स और स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट स्कूल्स में अपनी पढ़ाई और नौकरी फिर से शुरू करनी पड़ी और वकील भी सरकारी अदालतों में वापस शामिल हो गए। रिबेलियन इन द कंट्री साइड मतलब ग्रामीण क्षेत्र में विद्रोह। पीजेंट मूवमेंट इन अवध। अवध में बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में पीजेंट मूवमेंट मतलब किसान आंदोलन शुरू हुआ। इस किसान आंदोलन के द्वारा मांग की गई कि राजस्व में छूट दिया जाए और अत्याचारी जमींदारों के खिलाफ सोशल बॉयकॉट किया जाए। कई सारे जगहों में पंचायतों के द्वारा नाई धोबी बंद का गठन किया गया ताकि सभी जमींदारों को दिए जाने वाली सेवाओं को रोका जा सके। अक्टूबर 1920 में जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध किसान सभा स्थापित किया गया और सिर्फ 1 महीने के अंदर गांव में इस सभा के 300 से अधिक ब्रांचेस को स्थापित किया गया। जैसे ही किसान आंदोलन फैला तो ताल्लुकदारों और व्यापारियों के घरों पर हमला किया गया, बाजारों को लूट लिया गया और अनाज के भंडारों पर कब्जा कर लिया गया। ट्राइबल मूवमेंट इन आंध्र प्रदेश। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के आइडिया को एक्सप्लेन किया। 1920 की शुरुआत में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश के गुडिम हिल्स में एक उग्रवादी गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। अल्लूरी सीताराम राजू ने लोगों को कन्विंस किया कि लोग खादी पहने और शराब पीना छोड़ दे। ऐसे लोग जिन्होंने आंध्र प्रदेश के गुडिम हिल्स में मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, उन लोगों को गुडिम रेबल्स कहा जाता है। गुडिम रेबल्स ने पुलिस स्टेशन पर हमला किया और ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने की कोशिश की ताकि स्वराज हासिल किया जा सके। इसके बाद अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया गया और उन्हें मार दिया गया और फिर इसके बाद अल्लूरी सीताराम राजू एक लोक नायक बन गए।